Good morning, classes. So today we are continuing our first chapter of history, that is an introduction of history. So we have read the chapter up to here in the last session of the class, that is the sources of history. What does that means? How we know about the story, history. ओके हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता लगता है? देयर मस्ट बी सम सोर्सेस. कुछ सोर्स ऐसे होंगे जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है ना. तो देयर आर सम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड देयर आर सम लिटरेरी सोर्सेज. व्हाट डज इट मीन्स? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारे क्या होते हैं? ऐसे सोर्सेज जो हमें एक्सकवेशन के दौरान मिलते हैं. एक्सकवेशन मतलब जब हम जमीन को खोदते हैं और उसके नीचे से अगर हमें कोई पुरानी चीजें मिलती है तो उनकी हम साइंटिफिक टेस्टिंग के द्वारा उनकी डेट पता करते हैं और ये जानते हैं कि ये किस समय की रही होगी, उस समय कौन यहाँ पर रूलर रहा होगा, है ना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि अगर हम डिगिंग करते हैं, अगर हम जमीन खोदते हैं और मान लीजिए आपको 20 मीटर 30 मीटर या 40-50 मीटर के नीचे कोई एक सिक्का मिलता है और उस सिक्के पे जो है इंडिया नहीं लिखा हुआ. अगर इंडिया नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये सिक्का कभी उस समय छपा होगा जब भारत एक गणतंत्र देश नहीं था. हो सकता है उस पे किसी राजा का नाम लिखा हो. तो उस सिक्के से हमें पता लगता है कि शायद इतने 1000 साल पहले या इतने 100 साल पहले यहाँ पर किसका शासन था. तो वो सिक्का हमारे लिए हिस्ट्री का एक सोर्स हो गया. तो इस प्रकार के जो सोर्स हमें डिगिंग से मिलते हैं उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स. और जैसे हम कह सकते हैं कि जो पुराने किले जो राजा महाराजाओं द्वारा बनाए गए थे, जो आज भी स्थित हैं, ठीक है, उन किलों से भी हमें हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है. तो ये जो आपकी चीजें हैं ये सब हमारे क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है. फिर हमने देखा था यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज आप लोग घर बनाते हो तो घर बनाते समय आप एक नेम प्लेट लिखते हो. नेम प्लेट पे आप क्या करते हैं? पत्थर होता है, उस पत्थर पे आप खुदाई करवा के अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना एड्रेस वगैरह लिखवाते हो. तो इसी प्रकार जो पुराने समय में राजा महाराजा हुआ करते थे वो पत्थरों पर अपना आदेश लिखवाया करते थे आम जनता के लिए. ठीक है. तो आज वो जो पत्थर है हमें मिलते हैं और उन पत्थरों पे वो आदेश भी हमें मिलते हैं. तो उनको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस. ठीक है. उन इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है कि हिस्ट्री में उस समय कौन राजा था, क्या वो कर रहा था या फिर क्या गतिविधि उस दौरान थी. तो ये सब हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं. नाउ वी शैल मूव टुवर्ड द लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज हमारे क्या होते हैं? ऐसे सोर्सेज जो हमारे पास लिखित में है. जैसे कि कोई पुराने टाइम में 100 साल पहले किसी ने कोई बुक लिखी होगी और आज हम उस बुक को पढ़े तो हमें 100 साल पुरानी बातें पता लग जाएंगी. ठीक है. कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कुछ रिलीजियस बुक्स हैं, सेक्युलर लिटरेचर और कुछ फॉरेन ट्रेवलॉग्स हैं. मतलब जैसे कि कोई फॉरेन से आज हम देखें हमारे देश में दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं. ठीक है. फिर वो क्या करते हैं? अपनी पिक विक अपलोड कर देते हैं इंस्टाग्राम में, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है. लेकिन आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले या 1000 साल पहले अगर कोई टूरिस्ट यहाँ आता था तो उसके पास ये फैसिलिटीज नहीं थी. वो क्या करते थे? वो इंडिया घूमते थे, इंडिया के बारे में जो भी समझते थे अपने थॉट्स वो एक किताब में लिखा करते थे. ठीक है. फिर वो उस किताब को पब्लिश कर दिया करते थे या फिर उनकी जो किताब थी अगर आज हमें मिलती है तो हमें पता लगता है कि इतने 100 साल पहले कोई तीर्थ यात्री भारत में आया था या फिर कोई ट्रेवलर भारत में आया था और उसने भारत के बारे में क्या जाना था. तो ये जो सोर्स है हमारा एक हिस्ट्री का सोर्स बन जाता है. ठीक है. नाउ वी कैन सी हियर देयर इज रिटन एक्सकवेशन. एक्सकवेशन मतलब मैं आपको बता चुका हूं खुदाई. जो एक्सकवेशन होती है, देखिए ये एनिशिएंट टूल और पोर्ट्री. हमें खुदाई के दौरान जमीन के नीचे कुछ ये पोर्ट्रीज और टूल्स मिले. ठीक है. इन टूल्स और पोर्ट्री से हमें पता लगता है कि कितने 1000 साल पुराने होंगे, कितने 100 साल पुराने होंगे या होंगे. और इससे हमें ये जानने को मिलता है कि इतने 100 सालों पहले कुछ लोग ऐसे रहते थे जिनको ये टूल्स बनाने की, मिट्टी से टूल बनाने की कला आती होगी. ठीक है. The type of pottery they used to form house in which they dwelt, the kind of cereal they used as food and the types of tools implements they handle. यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें इन सब चीजों से क्या क्या पता लगता है. हमें ये पता लगता है कि 100 साल 200 साल या कितने भी साल पुराने लोग किस प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल करते थे, किस प्रकार का वो भोजन खाते थे, किस प्रकार के वो जीवन जीते थे. नाउ देयर इज न्यूमिस्मेटिक्स. यू हैव टू अंडरलाइन इट, द एक्सकवेशन एंड द न्यूमिस्मेटिक्स. न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? जैसे कि कॉइन्स होते हैं, कॉइन की स्टडी को हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको डिगिंग के दौरान अगर कोई कॉइन मिलता है और आप उस पर देखते हैं कि देयर इज नो इंडिया रिटन ऑन इट, देन यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो दैट विच एरा और पीरियड ऑफ हिस्ट्री दिस कॉइन बिलोंग्स टू. है ना. हमें ये जानने की इच्छुकता होगी कि अगर इस सिक्के पर
इंडिया नहीं लिखा तो ये सिक्का किस समय का है, हिस्ट्री में किस समय का है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिक्का है, इस पे आप पे कहीं पे 1 रुपए 2 रुपए या इंडिया तो नहीं लिखा, और बल्कि इस पे कोई दूसरी इमेज छपी हुई है। तो इससे हमें पता लगता है कि कई 100 साल पहले कुछ लोग यहाँ पर रहा करते थे, जिनका रूल यहाँ पर था, शासन यहाँ पर था, ठीक है ना। उन्होंने सिक्के अपने नाम से बनवाए थे और उन्होंने अपनी इमेज इन सिक्कों पर गड़वाई थी। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमें ये पता लगता है कि इतने 100 साल या 1000 साल पहले कुछ लोग ऐसे रहा करते थे जिन्हें लोहा पिघला के या स्टील पिघला के सिक्का बनाना आता था, है ना। तो हमारे को ये हिस्ट्री का एक और सोर्स मिल गया। नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। ये हियर इज रिटन इज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। इंस्क्रिप्शन का मतलब आप समझ गए, मैं बता चुका हूँ आपको इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। शिलालेख, जो पत्थरों पे गुदवा कर लिखाया जाता है उसे हम कहते हैं शिलालेख। जैसे जो रूलर्स होते हैं वो क्या करते थे, अपने जो आदेश हुआ करते थे, जो भी अपना उनका नोटिस हुआ करता था, वो क्या करते थे, पत्थरों पर लिखवा के आम जनता के लिए रख देते थे, है ना। तो वो इंस्क्रिप्शन आज हमारे लिए हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है। नाउ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी। यू मस्ट हैव टू बी अंडरलाइन दिस थिंग हियर। जो हम इंस्क्रिप्शन को स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम बोलते हैं एपिग्राफी, ठीक है। इंस्क्रिप्शन की स्टडी को एपिग्राफी कहा जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ एंग्रेविंग इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वॉज पॉपुलर इन इनिशियल टाइम, यानी कि स्टोन्स पर एंग्रेविंग करवाना यानी स्टोन्स को खुदवाकर कुछ लिखना, ये काफी पॉपुलर हुआ करता था पुराने जमाने में। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वर फाउंड ऑन हड़प्पा सील्स, यानी कि सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन हमको कहाँ के मिलते हैं, हड़प्पा के सील्स के मिलते हैं। ये हड़प्पा क्या है, ये एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है इंडिया की। सिविलाइजेशन मतलब सबसे पुराने समय के लोग जो अच्छे से रहना, खाना और जीवन जीना जानते थे, जिन्हें खेती बाड़ी आती थी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिविलाइजेशन। तो भारत की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है जो वो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ठीक है। इन लोगों से ही हमको सबसे पहले ये सील्स, ये मोहरे मिली है। तो आप देख सकते हैं ये मोहरे हैं, पत्थरों पे इन्होंने कुछ गाड़ के अपनी मोहरे बना रखी है। आप कह सकते हैं इन्होंने अपने साम्राज्य का एक निशान इस पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमें ये पता लगता है कि ये लोग काफी मतलब सिविलाइज्ड पीपल थे, इनको काफी चीजों की नॉलेज थी। बट दे हैव नॉट बीन फुल्ली डिसाइवर्ड सो फार, ठीक है। हमें ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो सील्स मिली हैं, जो मोहरे मिली हैं, जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, हम इनको आज तक एपिग्राफी के थ्रू स्टडी नहीं कर पाए। सिर्फ यही सील्स हैं हड़प्पा की जिनको हम डिकोड नहीं कर पाए। हमें नहीं पता है कि उन्होंने यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है या फिर ये इमेज है, इसका मतलब क्या है, या फिर उन्होंने ये क्यों छपवाए होंगे, ठीक है। उसके हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद का हिस्ट्री में जो पीरियड है उनके मोस्टली हम डिसाइफर कर चुके हैं, उनके जो इंस्क्रिप्शन है उनको हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो ये इंस्क्रिप्शंस हैं और जो ये सील्स हैं इनको हम पढ़ नहीं पाए। This inscription provided a lot of information about king, people and religious social life of the India at that time। यानी वही बात है कि इन इंस्क्रिप्शन से हमें पुराने समय के बारे में पता चलता है कि भारत में किस प्रकार के लोग रहा करते थे, क्या उनका धर्म था, क्या उनकी मान्यताएं थी। फॉर एग्जाम्पल द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका किंग थ्रो लाइट ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हिज रेन, यानी कि जो अशोका सम्राट थे, अशोका राजा, यू मस्ट बी हेयर ऑफ हिज नेम बिफोर। आपने हो सकता है इनके बारे में पढ़ा ना हो लेकिन इनका नाम जरूर सुना होगा, अशोका द ग्रेट, ठीक है। इनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के हमें इनके शासन काल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। Coins inscription are preserved in various museums of the country, but the largest number may be found in the office of the chief epigraphist in Mysore। यानी कि जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो आज हमने म्यूजियम्स में रखे हुए ताकि लोग उसको देख सकें और देख सके कि भारत में कितना मैग्निफिसेंट हिस्ट्री का पीरियड रहा है, ठीक है। आज ये जो जितनी भी चीजें हैं ये कहाँ पर रखी हुई है, मैसूर में रखी हुई है, जो कि क्या है, एक ऑफिस ऑफ द चीफ एपिग्राफिस्ट। एक चीफ एपिग्राफिस्ट है, उनके ऑफिस में ये सारी चीजें रखी हुई है। We have various type of inscriptions. Some convey royal orders and decision regarding social, religious and administration matters of official and peoples in general। यानी कि जो भी हमारे पास इंस्क्रिप्शंस हैं वो काफी अलग अलग प्रकार के हैं। किसी इंस्क्रिप्शन में रॉयल मैसेज है, किसी में रिलीजियस मैसेज है, किसी में एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, यानी कि किसी इंस्क्रिप्शन पे तो धर्म के बारे में लिखा हुआ है, किसी में राज्य का आदेश है, किसी में ये लिखा हुआ है कि शासन और प्रशासन किस प्रकार चलेगा। तो इस प्रकार की ये सारी चीजें हैं।
तो अभी तक हमने ये सारे जो भी चीजें पढ़ी, एक्सकवेशन, न्यूमिस्मेटिक्स, इंस्क्रिप्शंस, एपिग्राफी, ये सब क्या है, ये हमारे आर्कियोलॉजी सोर्सेस है। अब हम देखेंगे लिटरेरी सोर्सेज क्या है। लिटरेरी सोर्सेज में आपको बता चुका हूँ, लिटरेरी सोर्सेज मतलब लिखित में हमारे पास जो भी एविडेंसेस है हिस्ट्री के, उसको हम लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि कोई कभी बुक लिख के चला गया हो, ठीक है, तो वो बुक आज अगर हम पढ़े तो हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। Although the ancient India knew writing as early as 2500 BC, our most ancient manuscripts are not older than 4th century AD and have been found in Central Asia। जो हमारे एंशियंट इंडिया है, एंशियंट हिस्ट्री है, उसमें हमारी जो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो मिलती हैं, यानी कि कुछ किताबें हैं धर्म की जो हमें मिलती हैं आपकी एंशियंट इंडिया की, ठीक है, जो कि हमारी 2500 BC से पुरानी नहीं है। इन इंडिया दे वर रिटन इन बर्च एंड पाम लीव्स, यानी कि वो जो आप देखेंगे जो पंख होता था उनसे या फिर पत्तों से वो चीजें लिखी हुई है, मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी हुई है। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर आल्सो रिटन ऑन द शिप लेदर एंड वुडन टेबलेट्स, यानी कि जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, ये जो धर्म ग्रंथ थे, ये किस पे लिखे हुए हैं, ये कुछ तो पत्थरों पे लिखे हैं, कुछ वुडन टेबलेट्स पे लिखे हुए, यानी लकड़ी के तख्तों पर लिखे हुए हैं। दे वर एज गुड एज प्रिंटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये काफी अच्छी तरीके से लिखे हुए। व्हेन प्रिंटिंग वाज नॉट नोन मैन्युस्क्रिप्ट्स वर वैल्यूड इमेंसली, यानी कि जब लोगों को प्रिंटिंग नहीं आती थी उस समय मैन्युस्क्रिप्ट्स काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे, तो उनकी वैल्यू काफी ज्यादा थी। तो एंशियंट इंडिया में आपको एंशियंट हिस्ट्री बता चुका हूं। हमारी हिस्ट्री में 3 पीरियड है, एंशियंट, मिडविल और मॉडर्न, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री में हमारे पास 2500 BC तक मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें मिलती हैं। Earliest manuscripts are found in language such as Pali, Prakrit and Tamil. Here you have to be underline this thing. हमारे पास जो सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स है, यानी जो लिखित ग्रंथ है हमारे पास सबसे पुराने, वो कौन सी भाषा में है, पाली, प्राकृत और तमिल। यू हैव टू अंडरलाइन इट। सम मैन्युस्क्रिप्ट्स आर रिटन इन संस्कृत, कुछ संस्कृत में भी लिखे हुए हैं। द स्क्रिप्ट यूज फॉर राइटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट रिजेंबल द मॉडर्न स्क्रिप्ट देवनागरी। फॉर एग्जाम्पल संस्कृत हैज ए देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें मिली है वो आज की मॉडर्न स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। देवनागरिक जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें मिली है वो आज की मॉडर्न स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, जो कि देवनागरी है। फॉर एग्जाम्पल संस्कृत हैज ए देवनागरिक स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट कहे तो जैसे कि आप आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं ना, आप लिखते तो इंग्लिश में है लेकिन उसमें लिख हिंदी रहे होते हैं, तो उसमें इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो भी व्हाट्सएप में लिखा उसकी लैंग्वेज तो हिंदी है, लेकिन जिस शब्दों का आपने उपयोग किया वो इंग्लिश है। तो कहने का मतलब जो भी आपने लिखा उसकी स्क्रिप्ट है इंग्लिश एंड लैंग्वेज है हिंदी। उसी प्रकार से जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हमको मिली है उनकी जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है और लैंग्वेज उनकी क्या है, पाली, प्राकृत या फिर संस्कृत वगैरह। विदाउट नोइंग संस्कृत इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द एनिशियंट स्क्रिप्ट, यानी कि अगर हमें संस्कृत नहीं आती तो हम एनिशियंट स्क्रिप्ट्स को नहीं पढ़ सकते। द रिलीजियस literature of the Hindu include the Vedas, the epic Ramayana, the Mahabharata, the Puran, etc. ठीक है। Although they throw light on the social culture and condition of ancient times, it is difficult to make use of them in context of time and place। यानी कि जो रिलीजियस लिटरेचर है, यानी कि जो धर्म की कुछ किताबें हैं, यानी जो कुछ पंथ समाज की किताबें हैं, उन किताबों को पढ़ के हमें भारत के इतिहास के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है, जैसे कि रामायण, महाभारत और पुराण। लेकिन इन किताबों को पढ़ के हम एक एग्जैक्ट डेट ऑफ टाइम नहीं बता सकते कि ये कब लिखी गई हैं और मतलब किस शासन काल में ये सब हो रहा था। द रिलीजियस बुक ऑफ द जैन एंड द बुद्धिस्ट रेफर टू हिस्टोरिकल पर्सन एंड इंसिडेंट्स, यानी कि जो जैन और बुद्धिस्ट किताबें हैं, जो जैन धर्म और जैन पंथ के मानने वाले लोग हैं, बुद्धिस्ट पंथ के मानने वाले लोग हैं, इन लोगों ने कुछ किताबें लिखी हैं। इन किताबों से हमें हिस्ट्री में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानने को मिलता है। द जैन टेक्स्ट वर रिटन इन प्राकृत, जो जैन पंथ की किताबें हैं वो कौन सी भाषा में लिखी हुई है, प्राकृत भाषा में लिखी हुई है। आपको इस बात को अंडरलाइन करना होगा। एंड और फाइनली कंपाइल्ड इन द 6th century AD इन द वल्लभी इन गुजरात, यानी कि जो 6th century AD में लिखी गई थी और कहां पर लिखी गई थी, वल्लभी, गुजरात में। They however contain many passages which help us to reconstruct the political history of eastern Uttar Pradesh and Bihar in the age of Mahavira। यानी जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, यानी पंडित थे काफी महान, जिनको जैन लोग मानते हैं, महावीरा, उनके शासनकाल के बारे में हमें काफी चीजें जानने को मिलती है
इन किताबों से, ठीक है। द जैन टेक्स्ट रेफर रिपोर्टेडली द ट्रेड एंड ट्रेडर्स, यानी कि जैन किताबों को पढ़ के हमें उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत के जो राजनीति है, जो वहां का ट्रेड व्यापार है, उन सब चीजों के बारे में जानने को मिलता है। फिर हमारी कुछ बुद्धिस्ट किताबें हैं, जो बौद्ध पंथ को मानने वाले लोग थे, उन्होंने कुछ किताबें लिखी हुई हैं पाली भाषा में, ठीक है। विच वॉज लैंग्वेज विच वॉज स्पोकन इन मगध। मगध जो कि आज के बिहार में है, वहां ये पाली भाषा बोली जाती थी और पाली ही भाषा में ये किताबें लिखी भी गई, ठीक है। ये जो बौद्ध किताबें थी, इसमें कुछ किताबें ऐसी थी जिसमें महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में लिखा हुआ है, और कुछ किताबें हैं जातकास। जातकास क्या है? इन जातकास में स्टोरीज लिखी हुई है। स्टोरी जैसे पंचतंत्र की कहानियां होती है ना, उसी प्रकार की एक जातका किताब है जिसमें स्टोरीज लिखी हुई है। तो ये सारी स्टोरीज जो है हमें उस समय के जो रिलीजियस थॉट्स, उस समय के जो लोगों के आचार और विचार हैं, उनके बारे में जानने में मदद करती हैं ये किताबें। तो आपका काम आज का क्या है कि आपने देखना है कि रिलीजियस लिटरेचर हमारे पास क्या है, रामायण, महाभारत और पुराण। फिर आपने देखना है कि जैन लिटरेचर हमारे पास क्या है, जैसे कि जैन जो लिटरेचर है वो हमारे पास प्राकृत भाषा में लिखे हुए। फिर आपने देखना है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो, जैसे कि जो पाली भाषा में लिखे हुए हैं, और एक जातका स्टोरीज है लिखी हुई, वो हमारे पास है, ठीक है। तो आज मैं आपको काम बता देता हूं आप लोगों का। आपने सबसे पहले इन सब की डेफिनेशन लिखनी है, न्यूमिस्मेटिक्स, एक्सकवेशन, इंस्क्रिप्शन एंड एपिग्राफी, ओके। फिर उसके बाद आप लिटरेरी सोर्सेज में ये लिखेंगे कि अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट्स आर फाउंड इन लैंग्वेज सच एज पाली, प्राकृत एंड तमिल, जिनकी स्क्रिप्ट क्या थी, देवनागरी, ओके। फिर आप यहाँ पर से रिलीजियस लिटरेचर के नाम लिखेंगे, जैन की जो किताबें किस भाषा में लिखी हुई है वो लिखेंगे, और बुद्धिस्ट जो किताबें हैं वो हमारी किस भाषा में लिखी हुई है और किताबों का नाम क्या है, ये आप खुद रीडिंग करके अपने नोट्स बनाएंगे।